मैं हूं असदरीम खान और मेरे साथ हैं इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे गुज़श्ता दिनों एक बेतहाशा तशवीशनाक वीडियो सर्कुलेट करना शुरू हो गई, जिसमें ये वाज़े तौर पे ये दिखाया दे रहा था कि कुछ अफराद दो अशख़ास पर शदीद तशद्दुद कर रहे हैं। अब ना सिर्फ सोशल मीडिया लेकिन उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जब इस बात को उठाया गया तो पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई और इस्लामाबाद पुलिस ने फिलफौर केस रजिस्टर किया और जो अक्यूज़ थे उनको गिरफ्तार कर दिया। अब इसमें जो बुनियादी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो उस्मान मिर्ज़ा है, जिसकी ना सिर्फ इस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाक़ये पे वीडियो थी, इससे पहले भी जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें वो बात कर रहा था बेल के मुतालिक, ज़मानत के मुतालिक, और कह रहा था कि फ़ोन मेरा कुछ दिन बंद रहेगा। लोगों ने इसको मुख्तलिफ वाक़यात से जोड़ा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये वही डिस्टर्बिंग वाक़या था जिसमें उन दोनों पर्सनस को ब्लैकमेल किया जा रहा था इस ग्रुप के ज़रिए। बात करेंगे इस तमाम इशू पर। हमारे साथ हैं एडिशनल SSP ऑपरेशंस फ़रहद काज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा सर कि फ़िलहाल सिचुएशन क्या है? पुलिस ने स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लिए हैं और 4 दिन का जुडिशल रिमांड भी हासिल कर लिया है, किस तरह देखते हैं? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि उस्मान मिर्ज़ा के अलावा उसके जो 4 एक्म्प्लिसेस हैं वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो पुलिस के पास रिमांड पर हैं, कस्टडी में हैं और उनसे इंटरोगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस उनके बयानात की रोशनी में बिल्कुल हो रही हैं। और अब इनफैक्ट ये भी काज़मी साहब जानना चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में क्या ये पीछे भी इनके कुछ जराइम की कहानियां हैं या ये पहला ही वाक़या जिसमें मुलव्वस पाए गए हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो जिनके साथ ये जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उन लोगों का भी पता चल पाया है वो कौन लोग हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो विक्टिम्स के मतलब है, बिल्कुल हम विक्टिम्स के साथ, दोनों के साथ राब्ते में आ चुके हैं और उनको बाकायदा हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई है और उनको जो भी मुनासिब अपने जो हमारे वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए उनको ऑफर्स कर दी गई हैं कि वो शिफ्ट होना चाहते हैं। मज़ीद ये कि जो उनकी आइडेंटिटी है, आल्दो के वीडियो में उनके चेहरे देखे जा सकते हैं लेकिन नाम और एड्रेसेस की हद तक वो बिल्कुल सीगा राज में रखे जाएंगे ताकि उनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जाए। अब ये कि ये जो मुलज़मान हैं इनमें जो मेन एक्यूज़ड है इसके बारे में इस्लामाबाद पुलिस में पहले स्याला पुलिस स्टेशन में एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस रजिस्टर हो चुका है जिसमें ये चालान होके और फिर ये ज़मानत पे था। बाकी हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से तमाम जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं या जो हमें मतलूब भी हैं, 4 लोग और भी हैं जो अभी अरेस्ट भी होने हैं और जिसके लिए हमारी टीम्स छापे मार रही हैं, तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। सही। तो साथ में फ़रहद साहब जो इस पर कुछ तनकीद की जा रही है ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की जानिब से कि क्योंकि इस पर हाईएस्ट लेवल्स पर तवज्जो डाली गई थी, इसमें आज वज़ीर आज़म साहब के मुतालिक भी रिपोर्ट है कि वो पूछ रहे हैं कि फ़िलहाल क्या करंट सिचुएशन है, और क्योंकि इसमें पुलिस की भी सीनियर लीडरशिप ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई तो ये केस प्रोसेस हुआ। जब तक ये सोशल मीडिया पर इशू नहीं चला तो जो स्टेट की मशीनरी थी वो मुतहरक नहीं हो पाई। क्या ये तनकीद जायज़ है और क्या कोई और मेकनिज़म है जिससे जो ये इस तरह की जुराइम हैं जो काबिल तवज्जो हैं वो उन पर कार्रवाई हो सके इस तरह की? इसमें तो ख़ास तौर पर जब ये केस सामने आया तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही आया है, क्योंकि विक्टिम्स ने पुलिस से कोई रब्ता नहीं किया, ना ही किसी और कंप्लेनेंट ने रब्ता किया। तो ये पुलिस ने एक तरह का आज खुद नोटिस लिया। जब ये वीडियो वायरल हुई तो हमने अपने तमाम स्टेशन से रिपोर्ट्स ली कि ये कौन लोग हैं, तो पता चला कि ये जो है I8 में जो कोई बिज़नेस रन करने वाला शख्स है जो ये मेन वीडियो में नज़र आ रहा है, वहाँ से लीड मिलने पे फिर हमने केस रजिस्टर किया और फिर इनकी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो अमल में लाईं। अब जो तनकीद इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जायज़ होगी क्योंकि किसी ने हमें इसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया था और ये आज खुद नोटिस लिया
पुलिस की सीनियर लीडरशिप ने। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा काज़मी साहब, ये भी इनफैक्ट हमने माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि लगता है कि दरख्वास्त गुजार या निशानदेही करने वाला कोई और होता है, बट जो जिनके साथ ज़्यादती होती हुई आगे चल के कहीं वो पैचअप कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव होता है, उनको डराया धमकाया जाता है, मुकदमे के आगे वो पैरवी नहीं कर पाते। तो इस केस में हम क्या समझें कि अगर मुल्ज़मान कल को कहीं पीछे जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है सॉरी, अगर वो पीछे हटते भी हैं तो लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस इस सारे केस को किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाएगी कि हमें लगेगा कि कहीं बीच में पैचअप होगी और सारी कहानी फिर ख़त्म होगी। ये बिल्कुल खदशात हमारी सीनियर लीडरशिप आईजी साहब और बाकी टीम के पेश नज़र हैं, और उसके इजाले के लिए हम जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको इंतहाई मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। अब जहाँ तक आपने कहा कि जी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ऐसा असद साहब ने ये सवाल उठाया है कि उसके लिए हमने आईजी साहब का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट था कि हमें अपनी ख़वातीन, अपनी बच्चियों के लिए ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि वो खुल के अपने जो रिपोर्ट्स हैं, जो उनके साथ ज़्यादती होती है, उसको वो बयान कर सकें, रिपोर्ट कर सकें। तो हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी कि जिसमें उनको ये ख़दशा ना हो कि हमने किसी मेल पुलिस ऑफिसर से बात करनी है या हमारी बात लीक हो जाएगी। तो उसके लिए हमने जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का 1 महीना पहले उसका हमने इफ्तिताह किया, जो काम कर रहा है अभी भी फैसिलिटेशन सेंटर F6 में, और जिसकी हेल्पलाइन 8090 है। और जब से लोगों के इल्म में ये पिछले हफ्ते से जब से ये केस हुआ है, जब ये बात आई कि जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट काम कर रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब ये बात लोगों तक पहुंचाई, तो हमारी जो कंप्लेंट्स आने का जो सिलसिला है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई अहम कदम है जो आईजी इस्लामाबाद ने ये उठाया है हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, ताकि वो बिला खौफ व ख़तर लेडीज़ पुलिस अफसर को अपना मसला बता सकें और उनका मसला हल हो सके। 136 कंप्लेंट्स आई हैं पिछले हमारे 1 महीने के दौरान, जिसमें से बहुत सारी सिर्फ इस वजह से रिज़ॉल्व हो गई जो माइनर थी कि केस पुलिस के पास चला गया, और बाकी कोई दर्जन के करीब केसेस भी रजिस्टर। फरद साहब जी, शराजी साहब, मैं एक मुख्तसर सा सवाल सर, बिल्कुल ये फरद साहब ने बहुत तामीरी बात की कि एक ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है पुलिस की जानिब से, और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव है। इससे हट के फरद साहब, आपने भी देखा जो ये कशमाला तारक के साहिबजादे का केस हुआ, जिसमें इतने कुछ अशख़ास जाँ बहक हुए, और इससे जुड़ा हुआ सर जो चाहे अचकज़ई केस हो, चाहे शाहरुख जतोई केस हो, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि उससे पहले ही, इशू से पहले, या तो समझौता हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और जो आपके कॉम्प्रोमाइज़ के कवानीन हैं, कंपाउंडिंग के कवानीन हैं, उनको गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फैमिली को कोअर्स किया जाता है। तो इस वाले इशू पर भी सर, अगर इस तरह का कोई मैकेनिज़्म इवॉल्व किया जा सकता है कि पुलिस का रुझान ऑटोमेटिकली सुलह सफाई या समझौते की तरफ ना हो, इंसाफ की तरफ हो, इस्तगासा की तरफ हो, और कन्विक्शंस हासिल कर सकें, आखिर में किस तरह देखते हैं सर? इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं इस आपके सवाल में कि अभी इसमें केस में जो मुद्दई है वो स्टेट है, बिल्कुल ठीक, और इसमें पुलिस ने अपनी मुद्दत में ये केस रजिस्टर किया है, और हम इस चीज़ को हत्तल वसा कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जो हमारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इतनी मजबूत हो, टेलीफोन रिकॉर्ड्स, बाकी फोरेंसिक एविडेंस, वीडियो का हम फोरेंसिक कराएंगे, ताकि इसी तरह से जो आइडेंटिफिकेशन परेड्स हैं, जो भी कानून ने हमें जितने टूल्स दिए हैं, हम इंशाल्लाह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही सीनियर लेवल की एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में ये टीम काम कर रही है, और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि आईजी साहब ने कहा कि एक एक लफ्ज़ जो है वो उनकी नज़र से गुजरेगा, क्या लिखा जा रहा है। सारी हमारी जितनी भी लीगल टीम्स हैं वो भी इस पे साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह हम इसका लॉजिकल एंड बहुत अच्छा कर पाएंगे। और काज़मी साहब, एक और पिछले दिनों जो दहशतगर्दी का वाक़या लाहौर में हुआ, तो सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनसे बड़ी ज़बरदस्त मदद मिली है मुल्ज़मान को ट्रेस करने में।
इस्लामाबाद में भी कुछ केसेस हुए जिनमें लोगों को उठाया गया, उसके बाद चीज़ों को देखने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे लगता है कि सिस्टम के अंदर वो परफेक्शन अभी तक आई नहीं। तो आपको लगता है कि सेफ सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक पूरे शहर को कवर करता है, और कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो हमें इससे एक अच्छी मदद मिल सकती है, इसके अंदर बेहतरी की एक ज़रूरत है? और फिर आपने साथ में ये कहा कि आपने एक सेंटर भी अब कायम कर दिया है जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट्स जो है वो हमें दर्ज करवा सकते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिनके साथ ज्यादती हो सिर्फ वो कंप्लेनेंट हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन जिसने कुछ देखा हो वो भी वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको भी एंटरटेन किया जाएगा? सर बिल्कुल, ये जो 8090 है ये डेडिकेटेड लाइन है जेंडर प्रोटेक्शन के लिए। इसमें कोई भी शहरी किसी भी खातून के साथ ज़्यादती के वाक़े को रिपोर्ट कर सकता है, और उतना ही टाइम लगेगा, विद इन 5 मिनट्स हमारी जो फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं वो विक्टिम के साथ राब्ते में आ जाएंगी, और उतना ही टाइम लगेगा जितना उस सेंटर से उनके घर तक जाने का टाइम लग सकता है। और बाकी आपने जो सेफ सिटी की बात, सेफ सिटी, वो हमारे पास 1800 कैमराज हैं, वो अभी पूरे काम कर रहे हैं, और हमने केस भेजा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इनको कम से कम इनकी तादाद 3000 की जाए, जो अप्रूव हो गया है। जब सारे कैमरास लग जाएंगे तो अभी भी हमें मदद मिल रही है, लेकिन फिर हमारी जो ग्रिप है वो ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रीट्स के ऊपर नज़र हमारी गहरी। अच्छा फरद साहब, इससे पहले ये साबिक आईजी ताहिर आलम खान साहब से भी इस शो पे बात हो रही थी, इससे कुछ हट के कानून साजी के हवाले से और पुलिस प्रोटेक्शन और टॉर्चर के हवाले से कि जो पुलिस की प्रैक्टिसेस हैं उनको भी उसमें कुछ इस्लाहात किए जाएं। और जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, बेशक फैसलाबाद प्रिजन रिपोर्ट हो या जो आपके इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी रिपोर्टें हों, क्या उस हवाले से सर कानून साजी को ज़रा छोड़ के विद इन द पुलिस कोई SOPs इवॉल्व हो रहे हैं टॉर्चर के मुबाहिसे को सामने रखते हुए? बिल्कुल सर, एक तो मैं आपको बताता चलूं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो गो थ्रू करेगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी तमाम जितने हमारे ऑन फील्ड ऑफिसर्स हैं। सबसे पहले उनसे शुरू करेंगे जो इंतहाई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे ड्यूटी दे रहे हैं, VVIPs के साथ ड्यूटी दे रहे हैं, और फिर उनका जो स्ट्रीट्स में और हमारी जो इम्पोर्टेंट CRT टीम्स हैं उन सब के हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और उसके लिए ये जो SOPs बनी हैं उन्हीं में ये शामिल है कि इन लोगों को पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए क्लियर किया जाए कि ये इस काबिल हैं कि इनको गन दी जाए या नहीं। और साथ में काजी साहब आखिर पे ये भी जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे बाहर से भी लोग आते जाते रहते हैं, फिर अब यहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर भी लोगों के रहने की कहानी है, तो अब क्या हम ये उम्मीद रखें या इस बात पे यकीन हो हमें कि यहाँ पे आने जाने और रहने वाले लोगों के प्रॉपर डाटा मैनेज किया जा रहा है, और हमें जब किसी को ढूंढने की ज़रूरत पेश आएगी तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कानून किराएदारी के तहत भी कहा गया था कि आप किसी को रेंट करते हैं घर तो उसकी भी मालूमात पुलिस को दें। तो इस हवाले से चीज़ें अपडेटेड हैं या ये चीज़ें लैग कर उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बता दूं कि जो टेनेंट रजिस्ट्रेशन का अमल है वो हमारे पास जारी है और उसका डाटा हमारे पास मौजूद रहता है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको कानून के ज़रिए पाबंद करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने लिखा हुआ है, कैबिनेट ने उस कानून को एंडोर्स कर दिया है और पार्लियामेंट में भेज दिया है कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपने टेनेंट्स का डाटा पुलिस को विद इन 24 आवर्स फ्राहम करेंगे। अभी हम सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की ऑर्डर के तहत जो उन्होंने 144 नाफिज किया उसका यूज़ करके लोगों को पाबंद कर रहे हैं कि वो अपने टेनेंट्स की रजिस्ट्रेशन कराएं। जहाँ तक बड़ी बिल्डिंग्स का ताल्लुक है और हॉस्टल्स का ताल्लुक है और ये गेस्ट हाउसेस और होटल्स का ताल्लुक है, वहाँ के लिए हमने एक ऐप बनाई है होटल आई, वो हम उनको इसमें लेके आ रहे हैं सिस्टम में कि उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाए कि वो होटल आई के ज़रिए ऑनलाइन डाटा हमें अपने पास आने वाले लोगों का, अपने पास रहने वाले लोगों का फराहम करें, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक, फरद काज़मी साहब, एडिशनल SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने, कीमती वक्त हमें देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के मुतालिक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इशारा किया है कि वो अलहदगी पसंदों से बात करने के लिए तैयार हैं। साथ में ये भी कहा कि अगर हुकूमत बलूचिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देती तो अलहदगी पसंदी और इंसर्जेंसी के मसाइल इस तरह उभर के सामने ना आते। अगर मनसूबा बंदी को वो तरजीह देती तो ये मसाइल इस तरह ना उभर के सामने आते। ज़रा पहले सुन लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था जब ग्वादर में वो खिताब कर रहे थे। सुन लेते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। ये कोई नई बात नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ 90 की दहाई में लेकिन 2013 के बाद भी कबीलों के सरबराहों से मिलने की बात की थी, बल्कि 90s में मिले भी थे और ये भी कहा कि बलूचिस्तान की जो पुराने जो इश्यूज़ हैं, जो बहुत देर से जो के तहफ़्फ़ुज़ात चलते आ रहे हैं, उनको दूर करने की अशद ज़रूरत है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी यही फरमा रहे हैं कि वो अलहदगी पसंदों से, इंसर्जेंट से बात करने को तैयार हैं। इसी पर डॉन न्यूज़ पे आदिल शाहजेब साहब के प्रोग्राम पे ज़रा सुन लेते हैं कुछ बलोच लीडरान का कहना, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच साहब भी शामिल हैं और BNP के सरबराह अख्तर मैंगल साहब भी शामिल हैं। सुन लेते हैं। बाद में जो मैंने महसूस की कि जिन लोगों ने हमें भेजा था, खास तौर पर जो हमारी अस्करी क़यादत की थी, उसमें शायद कुछ लोगों को उस पर एतराज़ था और वो बात आगे नहीं गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल सियासी क़यादत के पास नहीं है, इस मसले का हल अस्करी क़यादत के पास है। मैं नहीं समझता इसमें हुकूमत सीरियस है। मैं समझता हूँ ये मुज़ाकरात नहीं, ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक और मज़ाकरात है। मुज़ाकरात का इख्तियार असल में इनके पास है ही नहीं। शराजी साहब, आपने खुद सुन लिया सर। पहला जो नुक्ता है जिसको शायद उस तरह नुमाया नहीं किया जाता कि अस्करी क़यादत की बात सुनी जाती है, और दूसरा कि ये जो मज़ाकरात हैं उनमें जो मजाक का लफ्ज़ है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई। इन दो स्टेटमेंट्स को किस तरह देखते हैं वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट को जक्सटपोज करके, क्या कहते हैं जनाब? मेरा ख्याल में अगर हम तारीख़ पे नज़र डालें तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इनमें हमें वज़न तो नज़र आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में सियासतदानों ने इस संजीदा मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि या तो उन सियासतदानों को उतनी पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल नहीं थी, या ये है कि फिर इस मुल्क के अंदर बहरहाल ये एक हकीकत है कि जब तक तमाम इदारे सेम पेज पे ना हो तो चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ती। तो जो कुछ भी है, बहरहाल बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके बड़े अरसे तक बी एरियाज़ रहे, गोया कि उनको नो गो एरियाज़ कहा जाता था। यहाँ तक कि बहुत सारी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हमें याद है कि कई कंपनीज जिनको वहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स अवार्ड किए गए, लेकिन बाद में उन्हें कहा जा सकता था कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आप वहाँ पे जाके ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जब तक बलूचिस्तान के मामले पे तमाम इदारे बशमूल पार्लियामान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं होंगे, तब तक हम ये उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए कि ये मसला बेहतर अंदाज में हल होगा। लेकिन मैं इन रहनुमाओं की स्टेटमेंट को बाज़ औक़ात इस पर हैरानी भी होती है कि ये वो लोग हैं कि बहरहाल जैसा भी सिस्टम है, ये उस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं और उस पार्लियामान के नतीजे में माजी में ये बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा हो, वो गवर्नर का ओहदा हो, तो ये लोग इंटरटेन कर चुके हैं ऐसे ओहदों को। तो जब ये थे तो ये ख़ुद उस वक्त क्यों कंप्रोमाइज़ में गए, और उस वक्त इन्होंने सिंसियर और सीरियस एफर्ट क्यों नहीं की बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने की। तो मेरे ख़्याल में जहाँ हम इदारों के ऊपर इल्ज़ाम रखें या उनकी नालायकियों को गिनवाएं या उनकी नीयत पे शक करें, वहाँ पे इन सियासतदानों के ऊपर भी हमें ज़रूर उंगली उठानी चाहिए कि जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया। शराजी साहब, इस पर यह भी देखना चाहिए
कि एक तो मरकज़ की जानिब से क्या बलूचिस्तान सूबे को उस तरह की अहमियत दी गई है, क्या आपकी जो बड़ी बड़ी जो वफाकी सियासी जमातें हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी है, लेकिन क्या उन्होंने उस तरह की क्लास को सामने आने दिया है? क्या उन्होंने बलूचिस्तान में लीडरशिप को इनकरेज किया है? क्या उन्होंने बलूचिस्तान को तरजीह दी है? आज भी शराजी साहब जब डिस्कशन होती है तो बात होती है ये कुदरती वसाइल की, बात होती है सीपैक की, बात होती है ये गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की। मैंने सर कभी पंजाब सूबे के मुतालिक, या आप सिंध को भी ले लें, खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, इतना कभी कमर्शियली मैंने इन सूबों के बारे में कभी डिस्कशन नहीं सुनी। जब भी बात की जाती है तो इस तरह बात की जाती है कि किस तरह के रिसोर्स को हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, या फिर बात शुरू हो जाती है कौमी सलामती के हवाले से। ये शायद हम भूल जाते हैं कि ये मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है टेरिटरी, और मैं शायद ये तक भी कह दूं कि अहमियत के हवाले से भी शायद आपका सबसे अहम सूबा है, फॉर मल्टीपल फैक्टर्स दैट वी डोंट नीड टू गेट इनटू। इसमें जो पहली चीज़ तस्लीम करने वाली है शराजी साहब, वो ये है कि आपने 70 साल बलूचिस्तान की तरफ नहीं देखा। जब आप उसकी तरफ देखना भी शुरू हो गए तो आप उसको सीपैक और कुदरती वसाइल के साथ उसी सांस में जोड़ना शुरू हो गए जो आपके बलूचिस्तान में जो वहाँ जो शहरी हैं, क्वेटा में, खुजदार में, तुरबत में, ग्वादर में, ना तो उन शहरों को उस तरह तरजीह दी जाती है, और तब से आप इन्हीं जो आपके ट्राइबल एल्डर्स हैं उनको नुमाइंदे के तौर पे तसव्वुर करते हैं कि जी यही बलूचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। ये जितना प्रो पाकिस्तान या एंटी पाकिस्तान हो सकते हैं, हम उसी तनाजुर में इनको देखते हैं। क्या ये इस सूबे के साथ शराजी साहब ज्यादती नहीं है? मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ये ज़्यादती है, और शायद ऐसा ही था कि 71 में हमें बांग्लादेश के क़याम पे जाके ख़त्म हुआ मशरक़ी पाकिस्तान से हमें हाथ धोना पड़े। वहाँ पे भी तासुर यही दिया जा रहा था कि उनके साथ एक स्टेप ब्रदर जैसा सलूक हो रहा है, उनको अहमियत नहीं जा रही, उनको सुना नहीं जा रहा, या अगर जो कुछ भी वसाइल की तकसीम हो रही है और तरक्की का पहिया चल रहा है वो शायद बंगाल, बांग्लादेश के अंदर या वहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर तो देखने को नहीं मिल रहा, वो सारा का सारा दूसरी तरफ नज़र आ रहा है। तो मेरा ख़्याल में ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी क़यादत का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने इन मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की, और अगर कहीं से कुछ मुखालफत हो भी रही थी तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ में चले गए। रादर ये है कि उसको कन्फ्रंट करते और बलोच लोगों की महरूमियों को, बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने की कोशिश होती। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा, आपने जिक्र किया कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान हो या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में वहाँ की क़यादत के साथ नेगोशिएशंस हो, एक पार्लिमानी वफ़द हमें याद है मुशाहिद सैयद की क़यादत में बनाया गया था, बट चीज़ों को अधूरे अंदाज में छोड़ के फिर ये क़यादतें पीछे हट जाया करती थी। तो ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं साथ में दोबारा अपनी बात पे आऊँगा असद कि ये लोग वो नवाब बुकटी साहब हों, वो अख्तर मैंगल साहब हों, वो मालिक साहब हों, वो अचकजई साहब हों, वो जमाली साहब हों, बड़े ओहदों पे रहे हैं। जो अगर मैं नवाब अकबर भुट्टी की बात करूं कि वो गवर्नर भी रहे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, बड़े बाख्तियार तसव्वुर होते थे। मैं कहता हूं कि अपने अपने इलाके की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया, उस वक्त उन्होंने कितनी जंग लड़ी वफाक में आके कि उनके सूबे के जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है, वहाँ पे तरक्की का पहिया चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो आज नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स तो ज़रूर करते हैं, वहाँ की महरूमियों की बुनियाद पे वो वोट ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये लोग भी बड़े शहरों में आके, कराची में और इस्लामाबाद में बड़े बड़े घर बना के ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि इसमें मनसूबाबंदी को रोकने, तालीम के फैलाव को रोकने में अकबर बुख्ती का एक बुनियादी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उसके जवाब में परवेज़ मुशर्रफ को अस्करी कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्या उससे पहले 70 की दहाई में आपने इराकी एम्बेसी का शोशा छोड़ के जो भुट्टो साहब ने वहाँ कार्रवाई की थी, जिसमें टिक्का खान सबसे आगे आगे थे 70s में, और बेतहाशा जो लोग थे सर जहाँ बहक हुए, जब आप इस तरह की मिलिट्री ऑपरेशंस ऑथराइज करते हैं तो आपको क्या लगता है सर मुफाहमत की तरफ बात जाएगी, तरक्की की तरफ बात जाएगी, मनसूबाबंदी की तरफ बात जाएगी? तो इस एक तरह से इस धरती में दर्द हैं, और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इस बात को तस्लीम करना होगा। और इसी चीज़ के जवाब में शराजी साहब,
यही पॉलिटिकल क्लास सामने आती है जो बलूचिस्तान के मसाइल को मज़ीद गंभीर करती है और उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों को ये तरजीह देनी चाहिए कि वहाँ जो लीडर्स हैं उसी तरह इनकरेज करें। ये जो हॉस्टेज थियरी आपने वहाँ अपनाई हुई है कि यहाँ या तो ट्राइबल एल्डर हो सकते हैं या आपके इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हो सकते हैं और बात सिर्फ कुदरती वसाइल की हो सकती है, इससे अब आगे बढ़ें। इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अपने अरमान हैं, अपने ख्वाहिशात हैं। बलूचिस्तान सूबे को भी यह हक देना चाहिए कि उन पर पूरा वो उतर सके। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। इसी बात को आगे लेके चलते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि वो इंसर्जेंट से बात करने को तैयार हैं क्योंकि बलूचिस्तान सूबे को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, और उन्होंने साथ में शाहज़ैन बुगटी जो कि जमहूरी वतन पार्टी के एक रुकन कौमी असम्बली हैं उनको खसूसी मुआवने मुफाहमत तकर्रुर किया। अब इस तकर्रुरी के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई दोनों अतराफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कहना है कि ये एक तरह से एक सियासी रिश्वत इसको समझ लें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, उनका कहना था कि इस तरह के खसूसी मुआवन के कोई इख्तियारात नहीं होंगे, सिर्फ पर्क्स और प्रिविलेजेस होंगे और बलूचिस्तान में जो ज़मीनी हकीकत है वो तब्दील नहीं हो पाएगी। जबकि दूसरी जानब सरफराज बुगटी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। इसी हवाले से शराजी साहब, इस अपॉइंटमेंट को आप किस दिन जनाब, क्या ये एक मुस्बत कदम है और जो अब इसको मुतनाज़ा बना तो दिया गया है, क्या उस कंट्रोवर्सी को आप समझते हैं उसमें कुछ वज़न है? क्या कहते हैं? अच्छा, मैं माजरत के साथ, ये बड़ा एक भोंडा तरीका है कि आप किसी इलाके की महरूमियाँ दूर करें और वहाँ के किसी शख्स को आप अपना मामले नहीं, बट एज एन इनिशियल स्टेप ये फिर भी बुरा है। नहीं, मेरा ख्याल है, देखे ना बुनियादी तौर पे फिर हुआ क्या इससे पहले अगर मैं गिनवाऊँ आपको लोग, जिस तरह हम अकबर भुट्टी साहब की बात कर रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब की बात कर रहे हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम बात करें तो सादिक संजरानी साहब आपके वाने वाला के चेयरमैन बैठे हैं। तो क्या इस तरह की पोजीशंस देने से बलूचिस्तान की महरूमियाँ माजी में ये अब कहीं दूर हुई हैं? नहीं हुई ना भाई। तो मेरा ख्याल में सिम्बॉलिकली अच्छा इकदाम है कि आप शायद उनको शाहज़ैन बुगटी को आपने एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट बना के बिलखसूस वो जो नाराज़ धड़ा है उनको एक मैसेज दिया है कि हम आपको ओन करना चाह रहे हैं, आपको इंगेज करना चाह रहे हैं। उस वक्त तक तो दुरुस्त है, लेकिन अगर आप ये तसव्वुर कर लें कि इस तरह की पोजीशंस दे के आप वहाँ के लोगों की मिजरीज़ को दूर कर पाएंगे या हो जाएंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके लिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तो अपना आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान को नेचुरल रिसोर्सेज की आंख से, CPEC की आंख से, गवादर की आंख से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको वफाक के इकाई के तौर पे देखना चाहिए। आपको उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जब जो दीगर इकाइयों को आप दीगर को भी देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये सिंपल कह देना कि दूसरों के हाथों में खेल नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी ज़्यादती होगी। हर किसी का अपना अंदाज है, एक तरह से वफाक के साथ गुस्सा और एक तरह से जांच करने का। अगर उन्होंने ये अंदाज अपना लिया है तो आप बिफोर इन्वेस्टिगेशन या कोई हार्ड फैक्ट्स हमारे सामने लाए बगैर ये तसव्वुर करें या ये तासुर दें कि शायद ये दुश्मन मुल्क के हाथों में खेल रहे हैं, इससे तो नफरतें और हसद बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी नेशनल लीडरशिप को हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप जब इंगेज कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो ये बात करके माहौल को ख़राब करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो हमारे भाई हैं, नाराज़ हैं, और नाराज़ होने की कुछ वजूहात जो है बड़ी जेन्युइन हैं। देखा जाए तो 72 वर्षों में इस वक्त भी अगर लोग वहाँ पे स्टोन एज में रह रहे हैं, आपको याद होगा कि जब वहाँ पे पिछले इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर अच्छी खासी कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो उस वक्त हमें पता चला था कि शायद पूरे बलूचिस्तान में, जो कि इस मुल्क का आधा है, 43% ऑफ द कंट्री है, वहाँ पे कहीं 1-2 वेंटिलेटर ऑपरेशनल थे। अगर वेंटिलेटर्स की ये हालत है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की ये हालत है, वहाँ पे एजुकेशन की जो हालत है वो आपके सामने है, तो भाई खुदा का वास्ता है फिर आप ये ना कहें कि वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं।
आप खुद उनके लिए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपसे नाराज़ हों, पहाड़ों पे चले जाएं, हथियार उठा लें। वो भाई मेरे, जो काम करने वाला है वो यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का साइकिल चलाएं और चीज़ों को बदल दें। किसी और का गिला करने की क्या ज़रूरत। मैं तो किसी दिनों जब हम डिस्कस डिबेट कर रहे थे, जब हमें कहा गया कि जी लाहौर के मामले में भी कई भारत इन्वॉल्व है, तो मैंने तो ये कहा कि जिस मुल्क के साथ आपने 3 जंगें लड़ी हैं, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ढाका में खड़े होकर पाकिस्तान तोड़ने का सर्टिफिकेट ले रहा है, अवार्ड ले रहा है, उसके बारे में आप 72 ईयर्स बाद हमें दोबारा बता रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। और भाई हमें तो 72 ईयर्स पहले पता है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। बात यह है कि हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और दुश्मन के लिए अपने यहाँ स्पेस को कम करने के लिए क्या किया है। अगर आज हम बलोचों का गिला करते हैं तो भाई आपने उनको महरूमियाँ दी हैं तो वो किसी और के हाथ में जा रहे हैं। महरूमियाँ ख़त्म कर दें ताकि दुश्मन के लिए कोई स्पेस ना बचे। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह देखना चाहिए। और वो इदारे कि जो समझते हैं कि वो अकले कुल के मालिक हैं, मेरे ख्याल में कलेक्टिव अप्रोच के साथ चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। कोई एक इदारा कोई एक फ़र्द नहीं कर सकता। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने उस वक्त की स्टेटमेंट कि हम उधर से मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहाँ से आई है। ओ भाई मेरे, अपने लोगों से इस तरह गुफ्तगू की जाती जैसे आपने की है, उसका नतीजा क्या निकले आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक तहम्मुल बुर्दबारी के साथ लीडरशिप को आगे बढ़ना चाहिए और माजी किस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात होने को जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह कल भी ये डिस्कशन की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत वक्त को निशाना बनाते बनाते अपोजिशन को भी बेतहाशा टारगेट किया। शराजी साहब, जो आज़ाद कश्मीर में जो आपको फिशर्स नज़र आ रहे हैं, जो ये एक तरह से दरारें पड़ रही हैं, आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में फिर भी कुछ ना कुछ इत्तेहाद थी, लेकिन अब वो भी देखने को नहीं मिल रही। किस तरह देखते हैं? एक तो मेरा ख्याल में ये एक दूसरे को पिछाड़ने वाला सिलसिला बंद करना चाहिए। मेरा ख्याल में मैच्योर सियासत करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की कौमी क़यादत वहाँ पे गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी वहाँ मौजूद थी। तो मेरा ख्याल में हम इस इक़दाम को बड़ा अच्छा समझते हैं कि वो इलाके हैं जिस तरह उनको शायद एहसास है कि वो उस तरह वफाक के साथ नहीं जुड़े हुए, इस मुल्क के साथ नहीं जुड़े हुए। तो जब क़यादत जाती है तो एक फ़ील आती है, वहाँ पे ओनरशिप का एलिमेंट आता है। तो बड़ा अच्छा है कि वहाँ के इलेक्शन के अंदर भी जो मरकज़ी क़यादत है वो भरपूर अंदाज में हमें देखने को मिल रही है। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन होना ये चाहिए कि वहाँ के लोगों की महरूमियों की, मसाइल्स की और वहाँ के लोगों को पाकिस्तान से जोड़ने की बात करें। रादर ये कि वहाँ जाके भी एक रिवायती सियासत कर रहे हैं जिसमें गालम गलोच भी है, जिसमें मार धाड़ भी, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसमें जो मेन स्टोरी है, आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर के मुतालिक एक वीडियो भी सामने आई है। ज़रा पहले सुन लेते हैं ये जो सारा इशू है उसकी एक समरी। अब शराजी साहब, ये जो पैकेज था, चलें इसकी जो कुछ ज़्यादा मसाला एलिमेंट्स थे वो ज़रा भूल जाते हैं, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा सोबर हो इसके बाद। लेकिन जो इसमें समरी है सर वो यही है कि गंडापुर पर ये संजीदा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं गंडापुर साहब पे कि वो स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो ना सिर्फ फ़ंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी इस सड़क को हम फिर से ये रिकन्स्ट्रक्ट कर देंगे, बेहतर कर देंगे, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के जो बाकायदा कुछ कायदे, कुछ कवानीन हैं, उनकी सख्त खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ये अपोजिशन का भी कहना है, विद इन PTI भी तनकीद हुई है। किस तरह देखते हैं? बस तहरीक इंसाफ को लेकर तो बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि ये जमात सबसे बड़ी नाकिद रही है इस तरह की रिवायती पॉलिटिक्स की। यकीनी तौर पर इस मुल्क के अंदर हमेशा ऐसे होता रहा है कि लोगों को इस तरह के उनसे वादे भी किए जाते हैं, उनको ब्राइब भी किया जाता है, इसी तरह के उनको लालच भी दिए जाते हैं, पैसा भी चलता है। लेकिन इमरान खान साहब तो इस तरह की मंडियों के बड़े शदीद मुखालिफ हैं।
उनको तो यही लगता है कि अगर कोई पैसे खर्च करके पार्लिमान का हिस्सा बन रहा है तो वो लूट मार करने आ रहा है। जो लगाएगा 30-50 करोड़ रुपया तो वो तो फिर वो कहते हैं कि हातिम ताई थोड़ी है, वो तो आके निकालेगा फिर। तो मेरा ख्याल में इस तरह के कल्चर को जब तहरीक इंसाफ भी ओन कर रही है तो उससे बड़ा अफसोस होता है। और मेरा ख्याल में हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। अब आपने सुनवा भी दी, दिखा भी दिया कि किस तरह लोगों से कहा जा रहा है कि 1 वोट की लीड दोगे तो 1 करोड़ ज़्यादा हम फंड तरक्याती फ़ंड्स देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़रूर है कि गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, यहाँ पे मरकज़ के अंदर जो भी जमात इक़्तिदार में होती है लोग उसी को वोट देते हैं, क्योंकि अगेन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है। उन्हें पता है कि जो जमात मरकज़ में इक़्तिदार में होगी उसी ने हमें कुछ पैसे देने हैं तरक्याती कामों के लिए, और अगर हम किसी मुखालिफ को वोट दे देंगे तो जो थोड़ा बहुत आना है उस तरफ वो भी नहीं आएगा। तो ये रवैये भी बदलने चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि अब वहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी और आज वहाँ खड़े होकर लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अगरचे मरकज़ के अंदर पिछले 3 वर्षों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे तरक्की का पहिया चल रहा है और वहाँ पे लोगों को वक्त पे तरक्याती फ़ंड्स मिले और वहाँ पे चीज़ें ठीक अंदाज में हो रही हैं। तो ये बड़ा एक अफसोस की बात है। असद अब क्या कहें कि वो लोग वो जो रिवायती पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए आते हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने यही देखा है, मोहतरमा फिरदौस अशरगवान या बाकी लोग जब मुख्तलिफ़ हलकों में गए हैं वहाँ जाके लोगों से इसी तरह के वादे किए गए हैं कि आप वोट देंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को तो उसके बदले में यहाँ पे तरक्याती काम करवाए जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का किरदार है, बजाय ये कि कोई दरख्वास्त गुजार आए या मीडिया इस तरह की चीज़ें दिखाएं। भाई मेरे को आपका भी एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए, आपका भी कोई विजिलेंस सेल होना चाहिए जो इस तरह को देखे और फिर सेल्फ इनिशिएटिव के तहत आपका अपना ही इनिशिएटिव हो, बजाय ये कि कोई दरख्वास्त गुजार आपके पास है। आप चीज़ों को चेक करें ताकि जो बार बार एक हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है और इस तरह के चीज़ें भी हो रही हो तुम खुला और आप बैठे रहते हैं। भाई मेरा आपको इसलिए तो एम्पावर किया गया है, इसलिए तो आपको बाख्तियार इदारा बनाया गया है कि जब कहीं ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही हो या इस तरह लोगों के वोटों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही हो वहाँ पे आप आएँ आगे और आके और बिल्कुल आखिर में जनाब आपने देखा होगा कि ये जो एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है ये बहुत कम बात की जा रही है और बहुत कम तवज्जो दी जा रही है कि आज़ाद कश्मीर में वो कौन से इशूज़ हैं, कौन से, चाहे वो मनसूबा बंदी हो, चाहे वो बुनियादी मसाइल हों, चाहे वो इस्लाहात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर उस तरह तरजीह नहीं दी जा रही। लेकिन जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI एक दूसरे को कह रहे हैं। आपने अभी देखा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर की तारीख के वाकिफ़ नहीं हैं। मरियम नवाज़ साहबा ने कहा यहाँ वोट ख़रीदे जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जो बात हुई वो हम कर चुके हैं। तो इस पर शराजी साहब क्या ये ज़्यादा आज़ाद कश्मीर सेंट्रिक अब डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, जहाँ से आगाज़ किया था वहाँ ख़त्म करते हैं, क्या कहते हैं आप? मेरा ख़्याल में उसको एक वफाक की इकाई के तौर पे आप तसव्वुर करें और वहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो तालीम के हैं, वो सेहत के हैं, वो बिजली के हैं, बाकी हैं, उन इशूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करें। रादर ये है कि वहाँ जाके आप कश्मीर को आज़ाद करने की बातें कि हम करेंगे, फ़लाँ ने सौदा कर दिया, और खुदा का वास्ता है ये कौमी मसाइल हैं, इनके ऊपर इस तरह आप बाज़ार में खड़े होकर गुफ्तगू करें। इसके लिए पार्लिमान एक बेहतरीन फोरम है। यहाँ पे तो वाकई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अवामी मसाइल की बात करें, जहाँ जहाँ माजी हुकूमतों ने डिलीवर नहीं किया उनको उस अंदाज में एक्सपोज करें, लेकिन वहाँ खड़े हो किस तरह के कौमी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना और वो भी बेसरोपा, गोया कि आप किसी को कहें कि ये मुल्क का गद्दार है, दूसरे को कह रहा है गद्दार। तो मेरा ख्याल में इससे जग घसाई के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसी पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे आपको अपनी राय से आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।